कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हमें याद करना है। जैसे हाइड्रोजन पे एक लुईस डॉट होता है, मतलब एक डॉट होता है। हाइड्रोजन पे एक, सोडियम पे एक, लिथियम पे दो, मैग्नीशियम पे तीन, मैग्नीशियम पे दो, बेरिलियम पे तीन, एल्युमिनियम पे तीन, कार्बन पे चार, सिलिकॉन पे चार, नाइट्रोजन पे पाँच, फास्फोरस पे भी पाँच, ऑक्सीजन पे छः, सल्फर पे भी सौ, फ्लोरीन पे सात, क्लोरीन पे भी सात, ब्रोमीन पे भी सात, आयोडीन पे भी सात, आर्गन पे भी आठ, जेनन पे आठ, नियॉन पे आठ। ये कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर है जो कि हमें याद करना है, जो कि बार बार काम आएगा। मतलब जैसे ही नाम लेना अगर कहीं पे आए तो सीधा याद आ जाए कि हाँ इसके पास से इतना लुईस डॉट है या फिर इलेक्ट्रॉन है। सेंट्रल एटम या आउटसाइड एटम। तो सेंट्रल एटम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले देखो, सेंट्रल एटम को पहचानने के दो तरीके हैं। सेंट्रल एटम तो सीधा सीधा वो एटम जो सब एटम के बीच में रहता है, उसे सेंट्रल एटम कहते हैं, और एटम के बीच में रहता है। तो सेंट्रल एटम में फास्फोरस हो जाएगा। देखो, सेंट्रल एटम पहचानने का सबसे एक तरीका यह है कि जिसका एटम सबसे कम होगा वो सेंट्रल एटम होगा। जैसे PCl3 में किसका एटम कम है? तो P का कम है, तो ये हो जाएगा सेंट्रल एटम। इसमें Cl 5 क्लोरीन है, एगो फास्फोरस है, तो इसमें कम कौन है? फास्फोरस है, तो P एक हो जाएगा, मतलब एगो क्लोरीन हो जाएगा, या एको फास्फोरस हो जाएगा। इसके बाद हमें NH3 में हाइड्रोजन 3 गो है, नाइट्रोजन एगो है, तो ये हो जाएगा सेंट्रल एटम। H2O में ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 1 गो है, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। इसके बाद H2S में सल्फर हो जाएगा, NCl3 में नाइट्रोजन हो जाएगा, SF2 में सल्फर हो जाएगा, SF4 में ये हो जाएगा, SF6 में S हो जाएगा। तो विच ऑफ द नंबर ऑफ द सबसे कम, जिसका नंबर सबसे कम। इसके बाद जेनॉन जिससे भी क्रिया करेगा ना, तो जेनॉन हमेशा किससे भी अपक्रिया करे, या फिर जेनॉन कितना भी रहे, लेकिन जेनॉन किसी से भी अपक्रिया करेगा तो वो सेंट्रल एटम हमेशा होगा। जैसे जेनॉन F2 से अपक्रिया करेगा तो जेनॉन है, तो ये सीधा अपने आप आ जाएगा सेंट्रल में। एक्स एक्स जेनॉन F4 XeF4, तो इसमें हो जाएगा जेनॉन एक्स की, मतलब जेनॉन जिस भी अपक्रिया में आ जाएगा तो वो सीधा हो जाएगा सेंट्रल एटम। ऑक्सो एसिड किसे कहते हैं? ऑक्सो एसिड मतलब वैसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो। तो ऑक्सो एसिड में ये रखना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, उसमें हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को साइड कर देना है। इसके बाद जो बचेगा वो हो जाएगा सेंट्रल एटम। जैसे H2SO4 में हाइड्रोजन को सेट करो, ऑक्सीजन को सेट करो तो सल्फर हो जाएगा, तो सल्फर हो जाएगा इसमें सेंट्रल एटम। के बाद हो जाएगा H3PO4 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हटाओ तो ये फास्फोरस हो जाएगा। इसी प्रकार HClO3 में क्लोरीन हो जाएगा, और HClO में क्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सो एसिड में जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो तो उसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हटा देना है। इसके बाद जो बचेगा वो हो जाएगा सेंट्रल एटम। इसके बाद कुछ होता है जिसको हम, जैसे HCl में हम कैसे पहचानेंगे कौन है सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम की दूसरा तरीका यह है कि जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो वो हो जाएगा सेंट्रल एटम। जैसे देखो HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर देखोगे तो क्लोरीन का 3 होता है और हाइड्रोजन का 2.1 होता है, तो इसमें सेंट्रल एटम हो जाएगा हाइड्रोजन। इसके बाद F4 में फ्लोरीन की नेगेटिविटी 4 है और हाइड्रोजन का 2.1 है, तो हाइड्रोजन का कम हुआ तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद CO में कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5 है और कार्बन पे 2.5 है, तो कार्बन आ जाएगा, क्योंकि जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है वो होता है सेंट्रल एटम। इसके बाद NO में नाइट्रोजन ऑक्साइड में ऑक्सीजन का 3.5 और नाइट्रोजन का 3, तो इसमें हमें 3 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इस सब का याद कर लेना है। जैसे HCl में हाइड्रोजन का 2.1, क्लोरीन का 3, इसके बाद फ्लोरीन का कितना होता है 4, इसके बाद ऑक्सीजन का 3.9 कुछ, और कार्बन का 2.5 है, नाइट्रोजन का होता है 3 और ऑक्सीजन का 3.5, ये सब याद कर लेना है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे वैलेंसी। तो वैलेंसी में सबसे पहले ये नोट लगा, मतलब नोट कर लेना है कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन यू। मतलब वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन, मतलब वैलेंसी कोई भी एलिमेंट से बड़ा नहीं हो सकता है वैलेंसी। If one element formed more than you bond
U bond, then it is known as its covalency. If one element formed more than U bond, then it is known as its कोवैलेंसी। ये कोवैलेंसी नहीं हो सकता है, या फिर सीधा सीधा फास्फोरस में देखो तो इसमें जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो हो गया 5। इसके बाद वैलेंस क्या हो गया, वैलेंस जब 4 से आगा होता है 5 6 7 8, तो हम 8 में से घटाते हैं, तो 8 में से 5 गया तो 3 हो गया, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा। मतलब जितना वैलेंसी होगा ना वो उतना बॉन्ड बनाएगा। इसमें कह रहा है कि जितना वैलेंसी होगा उतना बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद PCl5 में फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। यही हो गया कोवलेंट बॉन्ड, इसे ही कहते हैं हम। इसके बाद यही हो गया सल्फर का 16 में 1s2 p6 3s2 p4 में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो बाहरी सेल होगा उसे हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 और वैलेंसी हो जाएगा 8 में से 6 घटा देंगे तो 2। इसी प्रकार SF2 में हम सरफेस वैलेंसी हो जाएगा कितना, मतलब सीधा सीधा करें तो फ्लोरीन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 सल्फर का 2। SF4 में सल्फर का वैलेंसी 4 हो गया, और SF6 में सल्फर का वैलेंसी 6 हो गया। मतलब वैलेंसी भी बदलता रहता है जिससे अब क्रिया कर रहा है। सीधा सीधा समझो ना, वैलेंसी वही होता है जो वो कितना इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है या दे सकता है। इसके बाद हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले ग्रुप फर्स्ट को याद करने का तरीका है। तो ग्रुप फर्स्ट को हम कैसे याद कर सकते हैं, तो ग्रुप फर्स्ट को याद करने के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे।